नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फीटर ट्रेड से 45 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आने वाले उसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं जिनमें भी फीटर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन को शामिल किया है ये सभी फीटर ट्रेड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की स्टार्ट। इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक्स का एम करता हूं क्योंकि पिछली वीडियो पे मैंने सिर्फ 500 लाइक के एम किए थे और आप लोगों ने इस पर 5000 प्लस लाइक कर दिए थे। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलते रहे। और वीडियो कैसे लगे आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के और भी नए वीडियो बनाने की इच्छा हो। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा कि निम्न में से कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग जलती है। तो आग जलने के लिए ये तीन चीज होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले ईंधन, दूसरा ताप और तीसरा ऑक्सीजन। यदि ये तीनों उपस्थित हो तो आग जलती है, यानी कि उपरोक्त सभी। और यदि आग बुझाना हो तो यदि इन तीनों में से किसी भी एक चीज को हटा दिया जाए आग से तो आग बुझ जाएगी। तो आग किस तरह से बुझाना है और किस तरह से लगती है, किन किन चीजों की उपस्थिति में आग लगती है, तो इसे हम लोगों ने समझ लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला फिर क्वेश्चन है कि तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो तेल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तेल से लगी आग को बुझाने के लिए। सभी प्रकार के अन्य प्रकार के जो भी आग होते हैं श्रेणी वाइज, उन सभी को बुझाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब यदि बिजली से आग लग जाए तो उसके लिए CTC का इस्तेमाल करते हैं। वो क्वेश्चन भी आगे चलिए उससे भी हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली से यदि आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम लोग इसे पानी से बुझाएंगे तो आपको शॉक लग सकते हैं, झटके लग सकते हैं। इसलिए जब बिजली की आग हो तो उसे CTC फायर एक्सटिंग्विशर से ही बुझाना चाहिए, ना कि पानी से। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि किसके बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए। मशीन यदि रोशनी ना हो फिर भी नहीं चलाना चाहिए। यदि मेन इसमें जो बिजली नहीं हो तो मशीन चलेगी भी नहीं, और यदि जनरेटर की सुविधा है तो मशीन चलेगी। तेल की आवश्यकता नहीं हो सकता है कि किसी ऐसे मशीन हो जो कि इलेक्ट्रिक मशीन हो उसमें तेल की आवश्यकता नहीं हो। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वह है पूरी जानकारी। यदि आपको उस मशीन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो यदि आप उस मशीन को चलाते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, उससे आपको क्षति पहुंच सकती है। इस वजह से जब तक उस मशीन के बारे में आपके पास पूरी नॉलेज ना हो कि किस तरह से मशीन को स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से बंद किया जाता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, तब तक किसी भी मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आगे फिर क्वेश्चन है कि मशीन पर कार्य के दौरान किस प्रकार के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी प्रकार के वस्त्र को पहन सकते हैं, चाहे वो टाइट हो, रेशमी हो, सूती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ज़्यादातर कोशिश ये करें कि ढीले कपड़े ना पहने। यदि आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके हाथ के पास ढीले कपड़े हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ आपने लिए हैं जो कि बहुत ढीले हैं, जो कि मशीन में फंस सकते हैं, तो उनसे परहेज करना चाहिए। मशीन पे कार्य करने के दौरान कपड़े ढीले नहीं पहनना चाहिए ताकि वो कहीं मशीन में जाके नहीं फंस जाए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मशीन के घूमने वाले भागों पर सदैव क्या लगा होना चाहिए। तो मशीन के जो घूमने वाले भाग है उस पर सदा गार्ड लगा रहना चाहिए, क्योंकि यदि घूमते हुए कभी टूट जाए तो उड़ के आपको उससे नुकसान ना पहुंच जाए। इस वजह से उस पर गार्ड यदि लगा रहेगा तो इससे आपको हानि नहीं पहुंचेगी। वैसे घूमने वाली चीज़ों पे लुब्रिकेंट यानी कि तेल, ग्रीस, ये सभी तो होने ही चाहिए। औजार भी साथ में होने चाहिए। यदि वो ढीले पड़ जाए तो उसे टाइट भी आप लोग कर सकते हैं औजार के माध्यम से। बट इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है गार्ड, कि जो भी घूमने वाली चीज़ है वहाँ पे गार्ड जो उसमें लगे रहते हैं वो होनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कार्य के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए सदैव किसका प्रयोग करना चाहिए। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा कार्य के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो उससे आंख को क्षति पहुंच सकती है। जैसे वहाँ पे चश्मे, वेल्डिंग चश्मा या फिर अन्य जो भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कि बुरादे उड़ के आपके आंखों में पड़ सकते हैं, या फिर कुछ कटिंग काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको चश्मे की आवश्यकता पड़ती है आपके आंखों की सुरक्षा के लिए। वैसे रोशनी भी होने जरूरी है, क्योंकि जब रोशनी परफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, साफ आपको नहीं दिखेगा। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह क्या है, चश्मा। ठीक है, आंख की सुरक्षा के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। भारी कार्य को करते समय
सिर पर क्या पहनना चाहिए। सभी को मालूम है यदि आप कुछ भारी कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ से ऊपर से कुछ गिरने का खतरा हो, तो वहाँ आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके सर की सुरक्षा हो सके, आपके माथे की सुरक्षा हो सके। यदि ऊपर से कुछ गिरे भी तो इससे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुँचे। तो आप जब भी कार्य करें, भारी कार्य करते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिजली के चले जाने पर सर्वप्रथम किसको बंद करना चाहिए। यदि बिजली चली गई हो तो सर्वप्रथम जिस मशीन पे आप कार्य कर रहे हैं उस मशीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बिजली चली गई और अचानक से बिजली आ जाए, आपके हाथ कुछ ऐसे जगह पे मशीन के हैं जो कि कट सकते हैं या फिर आपको उससे हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए जब बिजली चली जाए तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि मशीन के जो मेन स्विच है उसे बंद कर देना है। ठीक है, आगे फिर प्रश्न है कि चेतावनी चिन्हों का आकार कैसा होता है। तो चेतावनी जो चिन्ह होते हैं इसके आकार होते हैं त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आकार के होते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निषेधात्मक चिन्ह का कैसा रंग होता है। निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं उसका रंग होता है लाल, ऑप्शन बी। या लाल रंग के बने होते हैं निषेधात्मक चिन्ह जितने भी होते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के जलने को क्या कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों के जलने को कहते हैं आग लगना। जब कुछ भी चीज़ जलते हैं उसे हम लोग कहते हैं आग लगना। और यदि जब कुछ भूनते हैं तो वो हो गया भूनना, वो अलग हो गया, खराब होना अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ज्वलनशील पदार्थों के जलने को कहते हैं आग लगना। सोच सकते इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ठोस द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि उसमें आग लग जाती है, ऑप्शन सी आग लगे। जब कुछ ठोस द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप उसमें आग लग जाती है, ऑप्शन सी आग लग जाती है उसमें। ठीक है, अगले फिर क्वेश्चन को देखते हैं। ईंधन और ताप व जिसके कारण आग जलती है वह इनमें से क्या है। तो मैंने आपको पहले बताए थे आग जलने के लिए 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईंधन और ताप मिल ही गए, तो अब बच गए इसमें ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, हवा नहीं मिलेंगे तो आग नहीं लगेगी। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है आग फिर से लगने के लिए। यदि आग को बुझाना हो तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ को यदि हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन, उष्मा, ईंधन, इन तीनों चीज़ों की वजह से आग लगती है, और इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। और बी भी हो सकता है, हवा भी। ठीक है, बिजली की लगी आग को क्या कहते हैं। बिजली की लगी आग को किस क्लास में रखा गया है। सिंपल से क्वेश्चन का समझे हम लोग। तो बिजली से लगी आग को किस क्लास में रखा गया है। तो इसे रखा गया क्लास बी में, ऑप्शन डी, बी क्लास में इस आग को रखा गया है। बिजली की आग को रखा गया किस क्लास में, तो क्लास बी में। गैस से लगी आग को क्या कहते हैं। तो गैस से लगी आग को कहते हैं क्या, गैस फायर, ऑप्शन डी गैस फायर। जब गैस से आग लगी है तो उसे गैस फायर ही कहेंगे, ना कि लकड़ी फायर या फिर अन्य कोई ऑयल फायर, इसे नहीं कहेंगे, ये गैस फायर है। ठीक है, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। आगे फिर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर के आने से पहले घायल को दी गई सहायता को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि फर्स्ट एड। जब कहीं आप कुछ कार्य कर रहे हैं कार्यशाला में, उस दौरान यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आप लोग पहले कोशिश करते हैं, हम लोग सभी लोग, कि उन्हें जो प्राथमिक चिकित्सा हो वो हम लोग कर देते हैं, पहले ही उन्हें ट्रीटमेंट कर देते हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद डॉक्टर के आने तक जो भी सुविधाएं हम लोग से हो पाती है वो हम लोग मुहैया कराते हैं, चाहे बैंडेज हो गए या फिर जो भी एंटीसेप्टिक वगैरह, वो पहले ही हम लोग कर लेते हैं, ताकि ब्लड जो है वो चलना बंद हो सके, सब कुछ ठीक प्रॉपर हो सके, तब तक डॉक्टर भी आके उन्हें देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है सही आंसर, ऑप्शन ए प्राथमिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर घायल व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भीड़ एकत्रित कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीड़ देख के बहुत ही लोग हदस जाते हैं अंदर से कि पता नहीं क्या हो गया, और भीड़ से आसपास जो ऑक्सीजन है वो भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो भीड़ कोशिश करे कि जब कोई इस अवस्था में हो, जब वो सांस नहीं ले पा रहा हो, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, और जो उसने एक्यूप्रेशर वगैरह देके टेस्ट करना चाहिए, या फिर मुंह के द्वारा सांस उन्हें देना चाहिए ताकि बच सके, और जब तक डॉक्टर आए तब तक उनका ध्यान रखा जा सके। तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही है कि वहाँ पे भीड़ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर, बिजली से चिपके व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बिजली के झटके से वो चिपक गए हैं तो उसे छुड़ाने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए, ना कि स्वयं जाकर उसमें सट जाए। यदि आप भी उसको छुड़ाने जाते तो आप खुद उसमें सट जाएंगे, आप भी उसमें चिपक जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें उससे मार के, ना कि उसके हाथ पे या फिर जैसे वो चिपके उस पर नहीं, आपको मारना है तार पे, वायर को हटाना है। यदि वायर हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक करंट के झटके जो है वो बंद हो जाएंगे। यदि स्विच मेन स्विच आपके आसपास ही है तो आप स्विच को भी ऑफ कर सकते हैं, बट यदि स्विच बहुत दूर है और आपके जाते जाते यदि इनकी जान चली जाए तो फिर स्विच ऑफ करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कोशिश करें यदि आसपास लकड़ी के डंडे हैं तो पहले उनसे बचाया जाए, वायर पे मार के उसे अलग कर दिया जाए। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि मशीन को बंद करने के बाद कभी भी मशीन को किसकी मदद से नहीं रोकना चाहिए। जब मशीन आप बंद कर रहे हैं उसमें कुछ घूमने वाली चीज़ है तो उन्हें कभी भी अपने हाथ से नहीं रोकना चाहिए। हाथ से क्या, चाहे डंडे हो या फिर किसी भी औजार से या फिर झटके से भी नहीं रोकना चाहिए। इससे आपको क्षति पहुंच सकती है, इससे आपको चोट लग सकते हैं। तो कोशिश ये करें जब भी ऐसा हो, जब मशीन बंद करना हो तो आप उसे हाथ से नहीं रोकें। बहुत बार मैंने भी देखा है कि कुछ लोग पंखे बंद करने के बाद हाथ से उसे रोकते हैं, या फिर जब ग्राइंडिंग मशीन हो उसे भी हाथ से रोकने का प्रयास करते हैं बंद होने के बाद। तो ये बहुत ही दुर्घटना इससे हो सकते हैं। आप लोगों को इससे बचाव करना चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए। मशीन को बंद करने के बाद कभी भी हाथ से उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर, कार्य के दौरान पैरों में कौन से सुरक्षा कवच पहनना चाहिए। तो पैरों के लिए सुरक्षा कवच क्या है, सेफ्टी शू, सुरक्षा जूते पैर में पहनना चाहिए, ताकि यदि हो सके तो जहां आप कार्य कर रहे हो वहाँ कुछ नुकीले चीज़ नीचे हो वो आपके पैर में चुभ सकते हैं, या फिर बिजली के तार वगैरह हो तो उससे आपको झटके लग सकते हैं यदि आप सुरक्षा जूते या फिर सेफ्टी शूज नहीं पहनते। तो इसलिए जब भी कार्य के दौरान आपको हमेशा सुरक्षा शू पहनना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आँखों में कुछ गिर जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। देखा होगा आपने बहुत बार, या फिर आपने खुद भी किया होगा, जब आपके आंख में कुछ कीड़े भी चले जाते हैं तो आप लोग आंख को मलने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आंख को मलना नहीं चाहिए। इससे आपके आंख जो है वो कट भी सकते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ धारदार चीज़ हो तो उससे आपके आंख कट भी सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपके आंख में कुछ चले जाए तो आंख को पानी से धोएं, ना कि हाथ से उसे मलने का प्रयास करें। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है कि मशीन पर पड़े बुरादे को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो जब मशीन के पास बुरादे गिरे हो तो बिल्कुल वो या तो लोहे की बुरादे होंगे, तो आपको हमेशा क्लीनिंग ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हाथ से। यदि आप हाथ से करेंगे तो आपके हाथ में जो वहाँ पे कटे हुए बुरादे हैं वो आपके हाथ में चुभ सकते हैं, इससे आपको क्षति पहुँच सकती है, आपको हानि हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपके जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर जो भी जिस भी जगह पे जिस भी मशीन पे काम करते हैं, या फिर ग्राइंडिंग हो या फिर कुछ और ड्रिलिंग मशीन, तो आप लोगों को क्लीनिंग ब्रश के माध्यम से ही इसे साफ करना है। आगे फिर क्वेश्चन है कि मशीन पर कार्य के दौरान किस पर ध्यान देना चाहिए। तो जब आप मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो आपको कार्य पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने कार्य पर ध्यान देते हैं तो मशीन पर भी आपका ध्यान रहेगा, तो दोनों बिल्कुल सेम ही चीज़ है। तो आप कार्य पर ध्यान दें, तो आप मशीन पर यदि कुछ काम कर रहे हैं तो आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप इधर उधर देखते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, आपका हाथ हो सकता है कि मशीन के अंदर चले जाएं और इससे आपका हाथ भी कट सकते हैं। तो जब भी मशीन पर आप कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान आपको हमेशा अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि 5S सिस्टम का क्या लाभ है। तो 5S सिस्टम का लाभ क्या है, उत्पादकता बढ़ाना। उत्पादकता बढ़ाना इसका मेन कार्य। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सेट साइन स्टैंडेशन सस्टेन। ठीक है, तो इसका ये पूर्ण रूप होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका पूर्ण रूप ये होता है, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगले फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए। तो इसे कहाँ पे रखना चाहिए, इसे ऐसी जगह पे रखना चाहिए फर्स्ट एड को जो कि आसानी से मिल सके, आसानी से किसी को भी मिल सके, ना कि आपने रखा है और किसी को मालूम ही नहीं है कार्यशाला में कि आपने कहाँ पे फर्स्ट एड को रखा है, तो उसे ढूंढने में मुश्किल होंगे और इस दौरान ज़्यादा दुर्घटना होने पे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इस वजह से फर्स्ट एड को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो कि कोई भी आसानी से उसे ढूंढ सके, उसका इस्तेमाल कर सके दुर्घटनाग्रस्त होने पर। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और
ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं। तो ये किस क्लास के आग में प्रयुक्त होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं क्लास ए के आग में। ऑप्शन सी, क्लास ए के आग में अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करके। तो क्वेश्चन ये है कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हल्के से झटके महसूस होंगे जहाँ पे भी उन्हें करंट लगा है, और मामूली सी जलन होगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा नुकसान, क्योंकि करंट जो है बहुत निचले स्तर का है, तो ज़्यादा कुछ हानि उससे नहीं होगा, बट झटके लगेंगे और मामूली सी जलन उस स्थान पर होगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशमन उचित एजेंट है? जब तार में करंट आग लगी हो तार में, तो उसे बुझाने के लिए हमेशा आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि CTC। क्योंकि यदि आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे झटके आपको लग सकते हैं, और या फिर करंट और आगे भी फैल सकते हैं, जिससे कि और जो भी लोग वहाँ पे होंगे उन सभी को भी करंट लग सकते हैं। इसलिए जब बिजली के तार में करंट लगी हो तो उससे बुझाने के लिए हमेशा CTC का इस्तेमाल करना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए आपका मालिक जो है वह उत्तरदायी होता है। यदि आप किसी भी संस्था में की ITI यदि आप कर रहे हैं, वहाँ आपको कुछ नुकसान होते हैं तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। या फिर आप कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि कुछ होते हैं, आपके जो मालिक हैं आपके ऊपर जो हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं। इसलिए वो आपके सेफ्टी के हमेशा ख्याल रखते हैं, आपको हमेशा सूचित करते रहते हैं कि किस तरह से कौन सा कार्य करना है और किस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इसलिए वो पहले आप पे ध्यान देते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि साधारण मापी औजार किस धातु के बनते हैं? तो साधारण मापी जो औजार हैं ये बनते हैं हाई कार्बन स्टील के। ऑप्शन डी, हाई कार्बन स्टील के। यानी कि जितने मुख्य जो भी कुछ ऐसे उपकरण है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो औजार है ज़्यादातर आपने देखा होगा इसका जो निर्माण होता है वह हाई कार्बन स्टील के द्वारा ही किया जाता है। इसमें भी सही आंसर क्या है हम लोगों का? हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्म धातु को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? यदि आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे जो कि गर्म हो गए हैं तो उसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का? श्रिंक रूल का। के लिए श्रिंक रूल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन फिर है कि कौन से कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? तो मुड़ी होती है किस कैलिपर की टांग? जेनी कैलिपर की। जेनी कैलिपर की एक टांग जो है वह मुड़ी हुई होती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगला फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि कौन से औजार अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं? इसमें अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन से दिए हुए हैं? इसमें अप्रत्यक्ष मापी औजार है कैलिपर्स। कैलिपर्स से पहले आप स्टील रूल पे माप लेते हैं, उसके बाद जो भी आप जॉब बना रहे हैं उसे मापते हैं कैलिपर्स के माध्यम से ही। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों का सही आंसर क्या है? कैलिपर जो है अप्रत्यक्ष मापी है, ना कि डायरेक्ट मेजरमेंट। ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर कल पुर्जे बनाने से पहले कच्चे माल के अनुसार निशान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मार्किंग करना। जब भी आप कोई जॉब आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को किस तरह से कटिंग करना है उस पर आप मार्क करते हैं पंच के माध्यम से। तो वो पंचिंग जो हो गया वो मार्किंग उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मार्किंग। आगे फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मार्किंग के लिए रेखा बिंदु या सतह का आकार माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? लाइन डेटम। उसे लाइन डेटम कहते हैं। ऑप्शन ई। मार्किंग टेबल किससे बनी होती है? मार्किंग टेबल जो होती है आपने देखा उसे मार्क करने के लिए, तो मार्किंग टेबल बनी होती है किस चीज़ की? मार्किंग टेबल बनी होती है कास्ट आयरन से। मार्किंग टेबल कास्ट आयरन से बनी होती है। ऑप्शन डी, कास्ट आयरन। किससे बने हैमर को मैलेट कहा जाता है? तो मैलेट कहते हैं लकड़ी के बने हैमर को। लकड़ी से बने जो हैमर होते हैं उसे कहते हैं मैलेट। कि हैमर से संबंधित क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग हैमर के बारे में अवश्य पढ़ लें। यदि आप लोग चाहते हैं कि हैमर स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि हैमर जितने भी प्रकार के होते हैं, किस हैमर का कौन सा उपयोग है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बता दें ताकि उस पर मैं वीडियो और आगे बना सकूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? किससे बने हैमर को मैलेट कहते हैं? तो मैलेट कहते हैं किससे? लकड़ी से बने हैमर को मैलेट कहते हैं। और ये जो हथौड़े हैं या जो हैमर हैं
इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर जैसे कि सीट को मोड़ना या फिर सीट को सीधा करना, या फिर इन्हें और बढ़ई कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि छोटी मोटी चीज़ जैसे हो गए हैं, या फिर चादर का कोई काम है, चदरा का, स्टील का, तो उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मृदुल होते हैं। और ये मैलेट इसे ही कहा जाता है, मैलेट यानी कि लकड़ी से बने हैमर को मैलेट कहते हैं। हथौड़े का साइज किस प्रकार लिया जाता है? तो हथौड़े का साइज जो है वह भार और बॉडी के आकार के अनुसार लिया जाता है। जो हैमर है, इस हैमर में इसका जो वजन है सब कुछ है, इनके भार और इनके आकार के अनुसार लिया जाता है कि इनकी वजन क्या है, इनके आकार कैसे हैं, तो हथौड़े का साइज इसके अनुसार ही लिया जाता है। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य पंच के बिंदु कौन होते हैं? तो मध्य पंच के बिंदु कौन होते हैं कितने? तो इसके बिंदु कौन होते हैं 90 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री। यहाँ पे मध्य पंच हो गए तो 90 डिग्री। यदि डॉट पंच पूछे तो डॉट पंच के होते हैं 60 डिग्री, और यदि पूछे प्रिक पंच तो प्रिक पंच के होते हैं कितने डिग्री कोण? तो 30 डिग्री। ठीक है, तो तीनों जो भी होते हैं डॉट पंच 60 डिग्री, सेंटर पंच 90 डिग्री और प्रिक पंच 30 डिग्री। तो ये सब याद जरूर रखें क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है। तो हथौड़े का जो स्ट्राइकिंग हिस्सा है वह कहलाता है फिन। ऑप्शन बी। हथौड़े आप लोग कभी यदि देखा होगा आप लोगों ने, हथौड़े किस तरह से होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं हथौड़े के बारे में कुछ ओवरव्यू। तो जो हथौड़े जो है उनमें जिस तरह से फेस होते हैं उस फेस के नाम से उसे जाना जाता है। यदि हथौड़े में अलग अलग जैसे कि बॉल पेन है तो बॉल उसके ऊपर बने रहते हैं आकार, या फिर क्रॉस पेन हैमर है, या फिर स्ट्रेट पेन हैमर है, या फिर सॉफ्ट हैमर, सभी के आकार जो है वो अलग अलग होते हैं। यदि बॉल पेन हैमर की हम लोग बात करें तो बॉल पेन हैमर कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि इसमें इस तरह से गोल बने रहते हैं बॉल पेन, और इस तरह से यहाँ पे ये हथौड़े जैसे बने होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये फिगर सही नहीं बना, बट ये इस तरह से होते हैं इसमें। और इसे हम लोग कहते हैं, ये जो हो गया ये बॉल पेन हो गए, पेन इसे कहते हैं। और इधर जो है बीच में ये वेज हो गए, और ये हो गए नेक यानी कि गर्दन, और नीचे का जो ये हिस्सा है ये हो गया फेस, इसे कहते हैं चिक, और ये हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके फिगर अलग से यदि आप लोग कहेंगे तो हैमर के बारे में वीडियो एक बना दूंगा जिसमें कि कंप्लीट हैमर के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगला फिर क्वेश्चन है कि कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है? जिसमें सबसे सुनिश्चित क्या है, माइक्रोमीटर के जो माप लिए जाते हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं। ऑप्शन बी माइक्रोमीटर। अगला फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है? तो रिवेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉल पिन हैमर का। ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है रिवेटिंग करने के लिए। रिवेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेम्पोररी रिवेटिंग, एक परमानेंट रिवेटिंग। रिवेटिंग जब आप पुल देखते होंगे, पुल का निर्माण होता है तो उसमें रिवेटिंग के ही कार्य किए जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। या फिर जब चदरा के काम होते हैं तो आपने उसमें भी रिवेटिंग देखा होगा। आपने देखा होगा साइकिल, तो आप लोगों ने जरूर देखा, साइकिल के जो सीट होते हैं उसमें टेम्पोररी वहाँ पे लगे रहते हैं रिवेटिंग। तो रिवेटिंग में नट बोल्ट नहीं होते, ये बस रिवेट के द्वारा उसे ठोक के बना दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होना चाहिए। मशीन गार्ड जितने भी चीज़ घूमने वाले, जैसे कि रनिंग चिप पॉइंट हो गया, या फिर फ्लाइंग चिप और स्पार्क से होने वाली चीज़ें, या फिर घूमने वाले पार्ट, तो इन सभी पे गार्ड फिट होने चाहिए। मशीन गार्ड जो है वो लगे रहने चाहिए, ताकि उनसे यदि कुछ भी चीज़, यदि यहाँ पे घूमने वाली चीज़ है तो यहाँ पे गार्ड होना चाहिए। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति है तो यदि ये टूट के निकलते भी हैं तो गार्ड की मदद से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसके अंदर ही ये रह जाएंगे, इससे कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे इंसान है उसे चोट नहीं लगेंगे। तो इस वजह से जो भी मशीन घूमने वाली चीज़ है वहाँ पे मशीन गार्ड लगा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि जिस सबसे निम्न परिणाम को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। ऑप्शन ए लिस्ट काउंट। तो आज 45 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। पिछले बार मैंने एम किया था 500 लाइक्स के, आप लोगों ने 5000 प्लस लाइक कर दिए थे। तो इसी तरह इस वीडियो में 1000 लाइक्स का एम करता हूँ, देखते हैं आप लोग कितने लाइक्स इस पर कर पाते हैं। तो और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, इन सभी क्वेश्चंस के PDF फाइल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें, ताकि नए जो भी वीडियोज आए इसकी सूचना आपको हमेशा मिलते रहे।
बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।